नमस्कार। हरिओम। अ, देखिए, कुंडली अध्ययन करके फलादेश देने में बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। गौर करने की बात होती है कि जब सूक्ष्म कुंडलियाँ बनाई जाती है तो ग्रहों की अंश देखी जाती है कि वो पार्टिकुलर ग्रह उस राशि में कितनी डिग्री प्राप्त कर चुका है। ये डिग्री प्राप्त करने का मतलब होता है कि उस राशि में प्रवेश करने के साथ वो कितने दिनों तक वो उस राशि में बिता चुका अपना समय। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझे जैसे चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन से 2.5 दिन में एक राशि को पार कर जाता है। सूर्य 1 महीने में पार करता है। तो वो 2.5 दिन जब पार करने चल निकलता है तो जब वो एक राशि से दूसरी राशि पार कर रहा होता होगा तो 30 डिग्री को वो पूरा कर रहा होता होगा। 2.5 से 2.5 दिनों में। सूर्य 1 महीने में जब वो 30वीं डिग्री पार कर रहा होता है तो 1 महीना लगभग वो बिता चुका होता है। मैंने इन दोनों ग्रहों को इसलिए लिया उदाहरण स्वरूप कि ये कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं, इसलिए इनकी गति रुकती नहीं या वक्री नहीं होती। अब समझिए बात। कोई भी ग्रह जब किसी पार्टिकुलर कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का होता है, अर्थात वो ग्रह उस राशि में सर्वाधिक दिन से रह चुका है। कोई, अब देखिए, अलग अलग ग्रह है। शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। गुरु लगभग 12 महीने रहते हैं। राहु केतु 18 महीने रहते हैं। राहु केतु को कारकत्व नहीं मिला है तो उन्हें नहीं शामिल किया जाता है, वो छाया ग्रह है। लेकिन बात कर रहे हैं हम आत्मकारक ग्रह की। आपकी कुंडली का जो राजा होता है वो आत्मकारक ग्रह होता है। आत्मकारक ग्रह वो होता है जो आपके लग्न चार्ट में सर्वाधिक डिग्री लेके बैठा हुआ है। अब मान लिया जाए कि गुरु है आपका आत्मकारक ग्रह। आत्म और कारक, कारक मीन्स जो उस चीज को करने वाला हो, है ना। कैटलिस्ट समझिए, प्रतिक्रिया कराने वाला या उसमें भाग लेने वाला तो नहीं होता है कैटलिस्ट, लेकिन प्लैनेट के मामले में कारकत्व वो हुआ जो उस चीज़ को देने के लिए बाध्य है, अर्थात वो राशि के अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार देना ही देना होता है। तो गुरु जब आत्मकारक बन जाए किसी भी चार्ट में तो वो अपने नैसर्गिक गुण जो उसका होता है वो देने के लिए बाध्य हो जाता है, और उस चार्ट, उस कुंडली का वो राजा, हीरो जो कहे वो होता है। मान लिया जाए कि गुरु है आपका आत्मकारक ग्रह, तो गुरु के जो तत्व हैं, ज्ञान, ईमानदारी, हाई नोबिलिटी, आदर्श, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मतलब सम्मान, मान, ऐसे विषय जिसमें गरिमा हो, जिसमें मान का बोध हो, जिसमें ज्ञान का बोध हो, ऐसे सारे चीज जो बृहत होता है, जो बृहस्पति होता है, वो आपके आत्म में समाहित रहता है। अर्थात आप सोचेंगे उसी तरीके से। सूर्य है तो उसके गुणों को लेकर आप जन्मे हैं, और उसी तरह से आपकी चित्त स्थिति मन हो जाएगी कि हम उसी तरीके से व्यवहार करें। आप लोगों में देखते होंगे कुछ लोग आपके संगत के ऐसे होंगे जो ना चाह के भी आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे, अपने आप को आदर्शवादी समझेंगे, अपने आप को वो इस तरह से शो करेंगे कि दैट आई एम द बेस्ट, मतलब मैं सब चीज़ में अच्छा ही रहूं। गौर कीजिएगा, उन जैसे ऐसे लोगों के आत्मकारक ग्रह या तो बृहस्पति होते या सूर्य हो जाते हैं। ये आत्मकारक का गुण एडॉप्ट हो जाता है चित्त में, आत्मा में, जब वो कोई पार्टिकुलर ग्रह आपका आत्मकारक होता है। आत्मकारक का महत्व जैमिनी ऋषि ने सर्वाधिक समझाया है। नवांश कुंडली जो लग्न कुंडली का आत्मा है, वहाँ पे आत्मकारक ग्रह जो आपका है वो कहाँ गया,
ये आपके पूरे जीवन को एक्सप्लेन कर देगा। अगर आप गौर कीजिएगा, आप पूरे जीवन में जो अब तक बिताए हैं, देखिएगा कि आपके चारों तरफ इर्द गिर्द वही चीज़ें गुजरी होगी जो उस ग्रह के कारकत्व में हो। स्थिर कारकत्व में, चर कारकत्व, दो चीज अलग अलग होता है। स्थिर कारकत्व जो सूर्य का पिता है, चंद्र के माता हैं, गुरु के ज्ञान है, गुरु है। तो आप देखिएगा, जैसे गुरु है तो वो अपने जीवन में शिक्षा, ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म, धर्म पुस्तक, ईश्वर, न्याय, यही सब बातें आप उसके मुख से निकलते देखेंगे। ये नैसर्गिक आ ही जाता है। नवांश चक्र जो आपके चक्र, आपके जीवन का एक्सरे है, MRI है, जो भी कहें वो माना जाता है। उसमें देखिए आत्मकारक ग्रह बैठा कहाँ। अगर लग्न कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह उच्च है, अर्थात उच्च का ग्रह आत्मकारक हो रहा है, बहुत सुंदर बात है, और नवांश चक्र में नीच ना हुआ और अच्छे आंशा में चला गया, मतलब कि नवांश चक्र में राशि तुल्य नवांश जब बने तो वो बुरे अंश में ना जाए, अर्थात अष्टम भाव के अंश में नहीं चले जाए, षष्ठ भाव के अंश में नहीं चले। षष्ठ भाव के अंश में भी ठीक ही कहा गया है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है। द्वादश भाव के, सिर्फ अष्टम भाव के अंश में जाना थोड़ा नवांश चक्र में खराब कहा गया है, लेकिन फिर भी सही है। खराब है लेकिन चलेगा, रेमेडीज होते हैं। अब अगर देखिए, अगर आपके आत्मकारक ग्रह जो सर्वाधिक अंश का है धन भाव में बैठा हो, तो आपका चित्त, आपकी आत्मा धन भाव से रिलेटेड चीज़ों में लगा रहेगा। धन भाव से आप कुटुंब के बारे में सोचेंगे, आप कुछ गड़बड़ ना बोल दे या वाणी से अपने काम को कैसे निकाल ले इसके बारे में सोचेंगे, धन कैसे बना ले इसके बारे में सोचेंगे, कर्म से लाभ मिल जाए, कर्म से पुण्य मिले, ऐसा कुछ करे इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि कर्म से पांचवा है सेकंड भाव। आप पुत्र का कर्म अच्छा रहे इसके बारे में भी आप सोचेंगे। क्यों? आप पुत्र को लेके, संतान को लेके पॉजिटिव रहेंगे कि अरे वो अच्छा करे। क्यों करे? क्योंकि आपका आत्मकारक ग्रह जो है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सेकेंड हाउस में नवांश चक्र में गया, जो पुत्र स्थान से दसम भाव में है कर्म का। आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं आत्मकारक के नवांश में बैठने की स्थिति से कि आपकी आत्मा, आपका चित्त कहाँ लगेगा और आप कहाँ से अपनी चीज़ों को, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। ये सूत्र जो है आप अवश्य लगा कर देखें। नवांश चक्र में ऊंची डिग्री वाला जो ग्रह है वो कारकंश भी बनाता है। ग्रह युति में आ जाए नवांश में तो कुछ फल बदल जाते हैं, दृष्टि में आए तो भी फल बदलते हैं, लेकिन फिर भी अपने नैसर्गिक गुणों को वो त्याग नहीं कर पाता है। तो आप भी देखें कि आप धन के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए कि आपका आत्मकारक ग्रह धन भाव से किस तरह से संबंध बना रहा है। आप उस जगह से अपने धन को उत्पन्न कर सकते हैं। आप विद्या के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए कि आत्मकारक ग्रह का संबंध विद्या के स्वामी विद्यांश में, यानी पंचमांश में, द्वितीय चतुर्थांश में कहाँ पे वो गया है। आप उस हिसाब से अपने चार्ट को रीड करें, समझे। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये आत्मकारक ग्रह का। आत्मकारक ग्रह आपकी एटम है, अणु है, जो पूरे कुंडली के गुणों को लेके बैठता है। आप ये मान कर चले कि अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह उच्च का है, स्वगृही है, अन्य चीज़ों से बलवान है, नवांश में भी बलवान हो गया, तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।